वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे, मतलब आज की जो लाइव सेशन है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे चैप्टर 8 जो होगा वो, मतलब इससे पहले चैप्टर 7 तक वीडियो आपके अवेलेबल हो चुकी है। मतलब जो चैप्टर 8 होगा आज की वीडियो का, उसमें हम व्याख्याखंड 19 देखेंगे। मतलब व्याख्याखंड का या 19वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मतलब 19 दिनों से लगातार आपकी क्लास हो रही है, ठीक। तो जो आज वाले कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में केशवदास, इनको लेकर के इनकी 4 दोहे जो है वही केवल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वो 4 दोहे जो है प्रिया प्रकाश अर्थात कवि प्रिया से संकलित हैं। और कवि प्रिया जो है एक प्रकार से, ये प्रिया वो वाली प्रिया नहीं है, प्रिया प्रकाश जो आंख मार करके लौंडों को घायल करती थी, वो वाली नहीं है, दूसरी है ये, ठीक। तो केशवदास जो है रचित अर्थात केशवदास जी द्वारा रचित, जो कि आचार्य हैं और कठिन काव्य के प्रेत भी कहे जाते हैं। बात करें इनके अलंकारों की, तो अलंकारों में भी बहुत ज़्यादा इनके अलंकार मतलब हैं। अलंकारों की एक प्रकार से तो बादशाह का ये, मतलब अलंकारों में बहुत ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। केशवदास जो है की रचना जो है छंद, मतलब कौन सी रचना है इनकी, केशवदास की छंदों की कौन सी रचना छंदों का अजायब घर कही जाती है भाई। छंदों का अजायब घर कौन सी रचना इनकी कहती है, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है छंदों का अजायब घर कहलाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग इन्होंने ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, जहाँ पर नहीं भी करना चाहिए था वहाँ पर भी करा है, ठीक। तो जो केशवदास हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषा बोले न जानही जिनके कुल के दास, और भाषा कवि मति मंद भो तेहि कुल केशवदास। उस कुल की केशवदास थे, इस कुल से कि जिस काल में भाषा बोले ही न जानही जिनके कुल के दास, और भाषा कवि मति मंद भो और तेहि कुल केशवदास। मतलब उनके तो एक प्रकार से विरासत में ही, वंश परंपरा में ही, संस्कारों में चीज़ें व्याप्त थी। तो केशवदास को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे भी मिला था, और साथ ही साथ केशवदास बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ज़्यादा जानकार थे और बहुत ज़्यादा अलंकारों के ज्ञाता थे, ठीक। तो इसीलिए इनकी रचनाओं में आप देखेंगे ज़बरदस्ती अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो केशवदास की रचनाओं में जैसे कि रतन बावनी हो गई, रसिक प्रिया है, नखशिख है, बारहमासा हो गया, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, छंदमाला है, वीर सिंह देव चरित्र इनकी रचना है, विज्ञान गीता हो गई रचना इनकी, जहांगीर जस चंद्रिका रचना इनकी है। इसी प्रकार से वीर सिंह देव चरित्र रचना, जहांगीर जस चंद्रिका और रत्नावली, ये सब ऐतिहासिक रचना है। वीर सिंह चरित्र प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य है इनका, ठीक। जहांगीर जस चंद्रिका भी आप देखेंगे तो जो है इसी कोटि में आती है। रतन बावनी क्या है, वीर काव्य है। तो ये तमाम सारी रचनाएं जो कि है इनकी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में एग्जाम से पूछी जाएंगी। हालांकि इनको लेकर के यहाँ पर आपको बता दूं कि जो व्याख्या है उसको लेकर के जो 4 दोहे हैं, मात्र 4 दोहे हैं, बड़े आसानी से समझते हैं क्या क्या है। तो केशवदास कवि प्रिया प्रिया प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दूं सभी विश्वविद्यालयों में सिलेबस आपका सेम हो चुका है लगभग। तो आप देखेंगे लगभग जो सिलेबस सेम हुआ है, तो उसी विश्वविद्यालय से आप भी होंगे। तो हिंदी साहित्य में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ेगा, आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा, यही पढ़ना है। नई शिक्षा की नीति के अनुसार आपको सारे के सारे लेक्चर्स जो है फ्री में बिल्कुल यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि अभी रात 9 बजे से आपकी जो है इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। रात के 9 बजे से अभी न्यू मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में। जिन छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र पढ़ना है बी प्रथम वर्ष का, वो जो है जाकर के अभी इन प्रश्नों को देखेंगे, जो है अभी रात 9 बजे से। उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी जो है हमने जो है वीडियो, मतलब एक प्रकार से इसका थंबनेल जो होगा आपका वो सेट कर दिया है। तो वो अभी रात 9 बजे से आपका जो थंबनेल एक प्रकार से जो हमने सेट करा है, वो वहाँ पर आपके सामने पहले से सेट दिखाई पड़ रहा होगा। अभी से रात 9 बजे से आपकी क्लास होगी, तो आप लोग जो है लाइव क्लास में जुड़े, और लगभग जो है आप जो है 10 बजे तक रात की क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो आप लोग जो है 1 घंटे की क्लास होगी इसकी, कौन सी बीए प्रथम सेमेस्टर की अर्थशास्त्र की। इसमें जो है मैं बता दूं आपको, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो कि परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, ठीक। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, ठीक है। ये बात कर लेते हैं हम हिंदी साहित्य के जो है, जो कि व्याख्या खंड है किसका, केशवदास का। तो केशवदास की व्याख्या खंड आपके यहाँ पर कवि प्रिया, यहाँ पर देखेंगे कवि प्रिया प्रिया प्रकाश, लाला भगवान दीन ने संपादन किया है इसका। और तृतीय प्रभाव जो है उससे जो है पहला दोहा, दूसरा दोहा, चौथा दोहा और पांचवा दोहा, ये 4 दोहे कुल मिलाकर के आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इन दोहों की व्याख्या को समझने का हम प्रयास करते हैं, बड़े ही आसानी से एक दोहों को हम समझते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहला दोहा कौन सा है। अब इसका जो है आपको दोहा, मतलब इसका दोहा देखेंगे क्या दोहा है। पहला दोहा है कि समझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध, और कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इनका देखिए, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दोहा। और इनका इसकी व्याख्या इन्होंने सबसे पहले किस तरीके से करी है, तो व्याख्या करने से पहले जान लो कि जो है किस संदर्भ में बातें इन्होंने कही है, किस संदर्भ में दोहा लिखा है। कवि प्रिया जो इनकी रचना है प्रिया प्रकाश से लिया गया है। तृतीय प्रभाव 1, 2, 4, 5 दोहा संकलित है। लाला भगवान दीन जी के द्वारा संपादित ये पुस्तक है कवि प्रिया। और आपको बात करूंगा, मतलब बताने का प्रयास यही रहेगा कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ आप लिखेंगे, कभी पूछा जाए कि क्या लिखेंगे कि व्याख्या पंक्तियां कठिन काव्य के प्रेत केशव दास द्वारा संपादित कवि प्रिया अर्थात प्रिया प्रकाश के तृतीय प्रभाव से ली गई हैं। ठीक। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग किस समय का चल रहा है, ये प्रसंग है मेरे भाई किस समय का। इस लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने कवि प्रिया रचना के कारण एवं उद्देश्य को स्पष्ट करने का उपक्रम किया है कि फिर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कवि प्रिया के संदर्भ में कवि प्रिया का क्या उद्देश्य है, कवि प्रिया लिखने का क्या उद्देश्य है केशवदास का, उसको बताते हुए कहते हैं पहला ही दोहा है क्या है कि समझे बाला बाल कहूँ वरण पंथ अगाध। समझे माने होता है समझे, बाला माने होता है बाल, मतलब एक प्रकार से एक बाला माने होता है बालक, और बाला कहूँ माने होता है, मतलब बाला माने होता है जो है बालाएं मतलब कि कन्याएं, ठीक, मतलब कि बालिकाएं, और बालक माने होता है बालक। तो कहने का मतलब ये है कि जो है इन पंक्तियों में जो केशवदास ने वह कहते हैं कि किसी काव्य रचना के मूल भाव को बालक और बालिकाएं स्पष्ट रूप से समझ सकें, ऐसा मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि समझे बाला बाल कहूँ और वर्णन पंथ अगाध। कहने का मतलब इनका ये है, इन्होंने कहा कि समझे बाला बाल कहूँ कि किसी काव्य रचना के मूल भाव को बालक और बालिकाएं स्पष्ट रूप से समझ सकें, क्योंकि वर्णन पंथ अगाध, क्योंकि इसके वर्णन का मार्ग कैसा है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, अगाध है, कठिन है। अगाध माने क्या होता है, गंभीर है, गहरा है। तो जो एक प्रकार से जो है काव्य है, उसकी काव्य की रचना जब की जाती है तो उसका क्या है, जो उसका जो काव्य होता है वो कठिन है, वो गहरा है, इससे बालक और बालिकाएं उसको समझ नहीं पाते। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है केशवदास ने कहा कि समझे बाला बाल कहूँ और वर्णन पंथ अगाध, चूंकि इसका वर्णन क्या है, बहुत ही ज़्यादा अगाध है, मतलब कि अगाध माने होता है गंभीर है, गहरा है बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो है हमने क्या करा है, इसी चीज़ों को देखते हुए कवि प्रिया केशव करी, मैंने कवि प्रिया की रचना करी है। छवियों मतलब छवियों कवि अपराध, मतलब मैंने इसका तो जो है जो काव्य जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं, काव्य लक्षण होते हैं, काव्य दोष होते हैं, काव्य हेतु होते हैं, और रस छंद अलंकार होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब बहुत लंबी चीज़ें हैं, बहुत जटिल प्रोसेस होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कविता नहीं लिखा है। हमने जो है ये जो कवि प्रिया रचना लिखा है हमने इसलिए लिखा है चूँकि जो है समझे बाला बाल कहूँ, इसकी रचना हमने इसलिए करी है ताकि बालक और बालिकाएं इसको स्पष्ट रूप से समझ सकें और जान सकें, क्योंकि इसके वर्णन का मार्ग जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है कविता के। इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके कवि प्रिया केशव करी जो है कवि प्रिया की रचना केशवदास अर्थात मैंने करी है। और छमियों कवि अपराध मतलब है जो है जितने भी विद्वान लोग ये जो रचना पढ़ें, या फिर है आने वाले जो विद्वान हो या फिर जो कवि हैं उनसे कह रहे हैं कि छमियों कवि अपराध, मतलब कि मेरे इस अपराध को विद्वान समाज या फिर कवि समाज जो है वह क्षमा करे, ऐसा वो अपने पहले ही दोहे में कहते हैं क्या कि समझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ का। चूँकि कविता बनाने का या कविता लिखने का जो पंथ है वो मतलब जो रास्ता है बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा जटिल प्रोसेस है, लेकिन हमने इस कविता को बालक और बालिकाओं के समझने हेतु लिखा है, ना कि एक प्रकार से अपने ज्ञान का संचरण करने के लिखा है। इसीलिए कवि प्रिया केशव करी, इसीलिए मैं केशवदास मतलब कि मैं केशवदास कवि प्रिया की रचना करता हूँ कि इसके कारण बालक कहूँ, और बालक को समझने के लिए इन्होंने कहा कि और इसी के साथ तो क्षमा मांगते हैं कि छमियों कवि अपराध मतलब जो सभ्य समाज है, मतलब जो सॉरी सभ्य समाज मतलब नहीं जो पढ़ा लिखा समाज है वो मेरे इस अपराध को क्षमा करे, क्योंकि मैंने जो है इसमें उन चीज़ों का पालन उतने सही तरीके से नहीं किया है, जो कि जो मतलब किया है पूर्ण का पूरा रूप से किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले जो है उन्होंने लिखने का प्रयास किया ताकि ऐसा लगे कि मतलब इस रचना को उन्होंने मतलब अपने जो है काव्य वैशिष्ट का निरूपण करते हुए नहीं लिखा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये तो पहले दोहा का विशेष बात क्या है यहाँ पर कि इसमें काव्य रचना के उद्देश्य को बताया गया, पहली बात। दूसरी बात ये है इस रचना में कि काव्य की गंभीरता एवं उसके मूल भाव को जानने हेतु काव्य की रचना यहाँ पर की गई है कि काव्य क्या होता है इसको समझें लोग, ठीक, इसलिए लिखा गया। आगे देखते हैं दूसरी व्याख्या। अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार और कवि प्रिया केसो करी कविता को श्रृंगार।
यहाँ पर समझने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोहा आ चुका है कि अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार, और कवि प्रिया क्या करी केशव करी कविता को श्रृंगार। मतलब कहने का ये है कि जो है प्रसंग में लिखेंगे, इनमें संदर्भ आपका क्या रहेगा कि व्याख्या पंक्तियाँ कठिन काव्य के प्रेत केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया या प्रिया प्रकाश जिसके संपादक लाला भगवान दीन है उससे उसके तृतीय प्रभाव से उद्धृत है या फिर ली गई है। इतना आप लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको नंबर आसानी से मिलेगा। प्रसंग क्या है इसका भाई, प्रसंग वही है आपका, प्रसंग भी एक प्रकार से वही है कि इन पंक्तियों में कवि ने या कवि प्रिया रचना के कारण एवं उद्देश्य को स्पष्ट करने का उपक्रम किया गया है। यहाँ पर भी उसी को बताते हुए केशवदास कहते हैं कि अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार, मतलब कि यहाँ पर कहते हैं कि काव्य और अलंकार के मूल भाव को सुनकर एवं उस पर विविध विचार करके, विविध माने होता है अनेक प्रकार के विचार करके, मतलब तमाम प्रकार के विचारों को सुना, तमाम प्रकार के विचारों पर मतलब सुनने के बाद में, और मैंने खूब ज़्यादा उन सभी मुद्दों पर विचार किया, उन चीज़ों को सोचा। कवि कहता है कि मैं काव्य और अलंकार के मूल भाव को सुनकर एवं उस पर विविध विचार करके, उसको जानबूझ करके, उसका गहन अध्ययन करके अलंकार कवितान के मतलब अलंकार और कविता के तमाम सारे मुद्दों को, काव्य और अलंकार के मूल भाव को हमने जाना पहचाना, सभी लोगों से सुना, सुन सुन विविध विचार मतलब तमाम लोगों से सुना जाना, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार, हमने इन सभी को जानबूझ करके, हमने जब सब जानबूझ लिया और इसके कारण से इस कविता के श्रृंगार अर्थात काव्य अर्थात कवि प्रिया की रचना करी है। कैसे कब करी है, जब हमने सभी को जान लिया, पूरा का पूरा चीज सभी जान लिया। मतलब अलंकार कविता मतलब अलंकार जो होता है, काव्य और अलंकार के मूल भाव को हमने सभी लोगों से सुना, जाना, उस पर गहन अध्ययन किया, उस पर विचार किया अनेक प्रकार से, और जानबूझ करके ही गहन अध्ययन करके ही हमने कविता के श्रृंगार पक्ष को सामने रखा। मतलब कविता को श्रृंगार मतलब कि काव्य अर्थात जो कवि प्रिया है, ये कविता का श्रृंगार है, इसको हमने कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार, मतलब जो कविता का श्रृंगार करने वाली रचना है कवि प्रिया, इसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ये एक प्रकार से यहाँ पर इसकी विशेषता है, मतलब इसकी व्याख्या कर सकते हैं आप ऐसे। इसमें विशेष में लिख सकते हैं, पहली बात यह है कि इसमें काव्य रचना के निर्मित मतलब निमित्त कारण को बताया गया है, और साथ ही साथ काव्य की जो है गंभीरता एवं उसके मूल भाव को जानने हेतु काव्य की रचना की गई है। यहाँ पर ये भी प्रसंग मतलब विशेष में लिख सकते हैं। आगे लिखिए, अगली जो लाइन है, अगला दोहा इनका कौन सा है, तीसरा नंबर दोहा, मतलब जो है उनकी चौथा, कौन सी पुस्तक का तृतीय प्रभाव जो है उसका चौथा दोहा, कौन सा दोहा है कि चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है, 3 व्याख्या इसकी हो सकती हैं। सबसे पहले आप इसका प्रसंग देखिए, प्रसंग जो है यहाँ पर कवि ने सुवर्ण के 3 अर्थ को बताते हुए बड़ी कुशलता से 3 लोगों कवि व्यभिचारी और चोर से जोड़ा है। कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर 3 चीज़ों से जोड़ा गया। अब इसको समझने का प्रयास करें। चरण धरत चिंता करत, सबसे पहले कवि के बारे में हम समझते हैं, उसके बाद में व्यभिचारी के बारे में समझेंगे, फिर चोर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में, एक कवि के बारे में जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि कवि के संदर्भ में हम जो है इस दोहे को कैसे समझ सकते हैं। पहली व्याख्या कि चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, मतलब कवि यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि जो है प्रत्येक चरण को लिखते समय चरण धरत, मतलब एक प्रकार से जब कोई चरण लिखना होता है कवि को, कि कोई दोहा लिख रहा है, कोई छंद लिख रहा है या कोई चीज़ लिख रहा है, तो प्रत्येक चरण धरत मतलब चरण को रखते समय, मतलब चरण को लिखते समय, कहने का मतलब ये है जब कोई कवि होता है अपने काव्य को एक प्रकार से लिख रहा होता है, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, चरण धरत मतलब कि चरण धर मतलब कि चरण को लिखते समय उसको बहुत चिंतन, चरण धर चिंता कर मतलब उसको बहुत चिंता होती है हर एक मुद्दे को लिखते समय, मतलब एक ही प्रत्येक चरण को लिखने में उस कवि को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। आगे लिखते हैं नींद न भावत शोर, मतलब उसको नींद नहीं भाती है, नींद नहीं भाती है, शोर मजाक जो उसका होता है वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब कहीं ना कहीं पे जो शोर हल्ला गुल्ला इधर उधर ना मचे ये कवि को अच्छा नहीं लगता है। और नींद उसको नहीं आती, क्यों नहीं आती है, क्योंकि जब वो लिख रहा होता है तब उसको नींद एक प्रकार से ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि लिखते समय बहुत ज़्यादा चिंतन करता है तब वह बहुत कुछ लिख पाता है, और लिखते समय नींद और शोर दोनों अच्छे नहीं बल्कि अप्रिय लगते हैं।
नींद भी एक प्रकार से बेकार लगती है जब कोई व्यक्ति लिख रहा होता है, कोई कवि, और कोई व्यक्ति अगर शोर मचाए तो भी बेकार लगता है। नींद न भावत शोर, मतलब ना तो नींद ही भाती है और ना ही कोई शोर भाता है, मतलब कि हल्ला गुल्ला एक प्रकार से अच्छा लगता है। ठीक, तो कोई किसी सबसे पहले हम कवि के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पर 3 अर्थ इसके हैं, एक तो कविचारी के रूप, मतलब कवि के रूप में, एक व्यभिचारी के संदर्भ में और एक चोर के संदर्भ में। एक ही दोहे की व्याख्या अभी समझेंगे बड़े विस्तार से। यहाँ पर चरण धरत चिंता कर, जब भी कोई काव्य रचना कोई कवि कर रहा होता है तो चरण धरते समय, मतलब कि कोई चरण लिखते समय प्रत्येक पद पर उसको ध्यान रखना होता है। चिंता करता रहता है हमेशा, चिंता करत, नींद अभाव सुर ना हो तो उसको नींद लगती है उस समय, और ना ही उसको शोर अच्छा लगता है। आगे सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण माने होता है अच्छा वर्ण, मतलब अच्छे जो सुवर्ण माने होता है वर्ण, वर्ण माने अक्षर या फिर एक प्रकार से जो वर्ण होता है लिखने वाला, कविता के अनुकूल सुंदर वर्ण जो होता है वह कवि हमेशा ढूंढता रहता है। सुवर्ण को शोधत फिरत, शोधत माने होता है हेरता है, ढूंढ रहा है कोई चीज़। फिरत माने होता है फिरना, फिरना मतलब कि बहुत ज़्यादा ढूंढो फिरो, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो वो होता है सुवर्ण को शोधत फिरत। मतलब जब कवि होता है, जब कोई रचना लिख रहा होता है, कोई कविता लिख रहा होता है तो वो सुवर्ण, मतलब सु माने होता है सुंदर, वर्ण माने होता है वर्ण, तो वो सुंदर वर्ण को जो है अर्थात कविता के अनुकूल वर्णों को ढूंढने में उसको समय लगता है, तो वो कविता के वर्णों को हमेशा ढूंढता रहता है। इस प्रकार से कवि के संदर्भ में ये बातें तो मतलब सिद्ध हो गई। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा मुद्दा कौन सा है भाई। दूसरे तरीके से व्याख्या इसकी कैसे हो सकती है। दूसरी व्याख्या व्यभिचारी को लेकर के है। कि दूसरी व्याख्या कौन सी, व्यभिचारी के संदर्भ में। अब व्यभिचारी के संदर्भ में इस दोहे की व्याख्या देखो भाई सभी लोग। अगर देखिए चरण धर चिंता कर, जो व्यक्ति व्यभिचारी होते हैं, व्यभिचारी व्यक्ति जो होते हैं वो जब अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो चरण, जब चरण माने उनका जो पैर है व्यभिचारी का, जब वो अपने पैर को आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे रखते हैं तो क्या होता है उनको चिंता करण। जो व्यभिचारी व्यक्ति होते हैं वो चरण धरत चिंता करण, मतलब उनके जब चरण रखते हैं आगे, व्यभिचारी व्यक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ता है तो उसे चिंता रहती है कि कोई उसे देख ना ले, और क्या क्या ना देख ले, क्योंकि वह व्यभिचारी है इसीलिए उसको कोई देख ना ले। इस प्रकार से उसके मन में भाव आते हैं, उसको चिंता होती है इस बात की। नींद ना भावत शोर, और उसको क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है उसको रात को नींद भी नहीं आती है, और ना ही दूसरों का जागना उसको, अर्थात दूसरों की आवाज़ें जो होती हैं उसको अच्छी लगती हैं। किसको, जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है उसे क्या होता है, सुवर्ण को शोधत फिरत, उसको शांति स्थिति अपने अनुकूल लगती है, और वह सुंदर, मतलब सुंदर वर्ण वाली, अर्थात जो सुंदर कपड़े पहनने वाली जो नायिका होती है, फिर सुंदर वर्ण माने होता है जो अच्छी दिखने वाली, सुंदर वर्ण है उसका, तो कहने का मतलब सुवर्ण को शोधत फिरत। वो व्यक्ति, उसको नींद क्यों नहीं लगती है, जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है उसको नींद नहीं लगती है, उसको दूसरों का शोर अच्छा नहीं लगता है, वो हमेशा चरण रखते हुए चिंता करता है क्योंकि कोई देख ना ले या फिर कोई टोक ना दे। क्यों टोक ना दे, क्योंकि सुवर्ण को शोधत फिरत, क्योंकि वो उसकी निगाहें जो होती हैं हमेशा सुंदर रंग वाली नायिका अर्थात स्त्री के खोजने में लगी रहती हैं। तो सुवर्ण को शोधत फिरत मतलब कि वो हमेशा से हमेशा, जो व्यभिचारी व्यक्ति होते हैं हमेशा स्त्री को देखने के लिए तत्पर रहते हैं, मतलब कि कोई अच्छी स्त्री हो तो उसको एक प्रकार से जो है एक प्रकार से घूरने का कार्य जो है करते रहते हैं, तो व्यभिचारी वो लोग होते हैं। तो वो व्यभिचारी के संदर्भ में अगर दोहे को हम यहाँ पर बैठाएं, देखें केशवदास की तो यह अच्छी बात है कि हाँ कभी व्यभिचारी चोर, 3 बात लिखी है और एक ही दोहे में उन तीनों का अर्थ है। व्यभिचारी के संदर्भ में दोहा हमने बताया कि जो व्यभिचारी व्यक्ति होते हैं चरण धर, मतलब कि हमेशा एक एक चरण, मतलब कि एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि डर डर के रखते हैं, वो चिंता करते हुए रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि पकड़ जाए हम। ठीक, और नींद ना भाव भर, ना तो उनको नींद लगती है रात में, ना उनको शोर अच्छा लगता है। सुवर्ण को चूंकि वो हमेशा जब चलते हैं तो क्या वो करते हैं भाई, वो जो है सुंदर स्त्री को जो है ताड़ते हुए चलते हैं, देखते हुए चलते हैं, इसीलिए जो है वो हमेशा से क्या होते हैं, नींद नहीं आती, उनको शोर नहीं अच्छा लगता, वो चरण को अपने फूंक फूंक कर रखते हैं, मतलब कि वो हमेशा चिंता करते हुए अपने चरणों को आगे बढ़ाते हैं। तो व्यभिचारी के संदर्भ में हो गई बातें। अब चोर के संदर्भ में हम इसको समझते हैं कि आखिरकार चोर के संदर्भ में इसकी व्याख्या कैसे हो सकती है। जो चोर व्यक्ति होते हैं रात के अंधेरे में जो चोरी वो करते हैं उस समय देखेंगे चरण धर, जब कोई मतलब चोर चोरी करने के लिए जाता है तो अपने चरणों को बहुत ज़्यादा चरण धर, मतलब चरण माने उस अपने पैरों को बहुत धीरे से रखता है, किससे, चरण धर चिंता करत, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे रखिएगा। जब चोर जो होगा रात्रि के अंधेरे में बहुत सोच समझ करके अपने पैर को रख आगे बढ़ाता है कि अगर धीरे बढ़ाएंगे तो जो है पैर की आवाज़ आगे नहीं बढ़ेगी, दबे पाँव जिसको चलना कहते हैं, इस प्रकार से वो चलेगा कि कोई आहट न लग जाए। नींद न भावत शोर, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति सो रहा हो और मेरी आहट पा करके वो जग
जग जाए तो वो शोर भी नहीं करना चाहता, दबे पाँव जो है आगे बढ़ना चाहता है। तो चोर जो होता है उसको क्या नहीं होता, नींद न भावत शोर, मतलब नींद किसी की ना टूट जाए, क्योंकि शोर जो मचे मचे अगर गामरे चलने से शोर मच जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, रात्रि में नींद नहीं जो है कहीं ना कहीं पे उनकी जग जाएगी। कहने का मतलब ये है जब ये लोग आहट करेंगे पैरों से तो क्या हो जाएगा, नींद नहीं आती दूसरों का। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चोर जो होते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, जो चोर होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चोर होते हैं वो क्या होते हैं, उसको रात्रि में नींद नहीं आती और दूसरों का जगाते रहना भी, मतलब दूसरों का जागते रहना भी उसको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि चोर जो होता है रात भर चोरी करता है, रात ही में चोरी करता है, इसीलिए उसको रात में नींद अच्छी नहीं लगती, रात में वो नहीं सोता है। और दूसरों का सोना मतलब दूसरों का शोर मचाना उनको अच्छा नहीं लगता। शोर मचाना मतलब कि दूसरों का जागना उनको अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लगता, दूसरों को जागना उनको अच्छा नहीं लगता और अपना सोना उनको अच्छा नहीं लगता। किसको, चोरों को, क्योंकि चोर को रात में चोरी करना होता है, इसीलिए उनको रात में सोना अच्छा नहीं होता। और रात में जो लोग सो रहे हैं अगर वो जग करके शोर मचाएं तो इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग सभी जब सो रहे होंगे तभी उनकी चोरी हो जाएगी, जब लोग शोर नहीं मचाएंगे। तो अगर शोर मचाएंगे तो लोग जग नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये अर्थ होगा इसका। सुवर्ण को शोधत फिरत, और हमेशा सुवर्ण माने यहाँ पर सोना, एक सुवर्ण का तात्पर्य यहाँ पर सोना है, ठीक है। सुवर्ण, एक सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर सुंदर स्त्री, एक सुवर्ण माने होता है कि सुंदर, एक प्रकार से जो है अच्छा वर्ण, और एक सुवर्ण मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सुवर्ण माने सोना, ठीक है। यहाँ पर किससे है, सोना चांदी, मतलब धन मता है जिसको कहते हैं, सोना जानते हैं उसको, सोने को, तो वही सोना, ठीक। यहाँ पर सोने का तात्पर्य यहाँ पर ये किससे है, सोने से, मतलब। और हमेशा क्या होता है, जो चोर होते हैं सोना को शोधत फिर, मतलब हमेशा सोने को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वह लोगों के सो जाने के बाद जो होते क्या होते हैं, सोना जो होता है अर्थात जो धन होता है, सोना रूपी जो धन है या फिर और जो धन है उसको ढूंढते रहते हैं हमेशा। इसीलिए जो है वो चरण रखते समय चिंता करते हैं, बहुत सोच समझ के चरण रखते हैं, ताकि किसी की नींद ना खुल जाए, या फिर जो है उसको, चोरों को ना तो किसी की नींद अच्छी लगती है, मतलब कि अपने आप को नींद अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह जो होते हैं, चोर जो होते हैं, वह जो होते हैं रात ही में चोरी करते हैं, इसलिए उनको नींद अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर एक अर्थ ये भी है कि अगर वो चरण चिंता धरते, मतलब कि अपने पैरों को तेज नहीं रखेंगे, मतलब धीरे धीरे रखेंगे, तो लोग नहीं जगेंगे। ये भी अर्थ यहाँ पर निकाला जा सकता है, लेकिन अर्थ जो है मुख्य रूप से अगर बात बताना चाहूँ मैं तो आपको ये है कि जो चोर व्यक्ति होता है वो अपने चरणों को बहुत फूंक फूंक करके रखेगा, क्योंकि लोगों को पता ना चल जाए। वही बात बताई गई, नींद न भावत भोर, क्योंकि किसी की नींद ना खुल जाए, मतलब कहने का मतलब ये है, ना तो उसको अपनी नींद अच्छी लगती, ना तो किसी का जागना अच्छा लगता है चोर को, ठीक। सुवर्ण को शोधत फिरत, और कभी व्यभिचारी चोर, मतलब वो हमेशा सोने की खोज में मतलब हमेशा लगा रहता है। इस प्रकार से कभी, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों के बारे में व्याख्या सटीक उतरती है, ठीक। अब इसकी व्याख्या क्या, मतलब कि विशेष में क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कैसा अलंकार है, श्लेष अलंकार, यहाँ पर तीन देखेंगे, कभी व्यभिचारी चोर, सुवर्ण, एक ही जो है शब्द है, इसका तीन अर्थ है। कभी व्यभिचारी चोर, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, आप लिखेंगे, एक तो सुंदर वर्ण, और दूसरा क्या, सुंदर रंग वाली स्त्री, और तीसरा क्या, सोना, ठीक, अर्थात धन। तो ये विशेष में आप लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला है आपके सामने, अगला दोहा कौन सा है, कैसुदास जी का, कि राजत रंच न दोष युत, कविता बनिता मित्र, और बुंदक हाला परत जो गंगा घाट पवित्र। कविता माने होता है कविता, बनिता माने होता है स्त्री, मित्र माने होता है मित्र। राजत रंच न दोष युत, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जो है कौन, इसमें जो है कवि का उद्देश्य, अगर बात करूँ प्रसंग लिखेंगे कि इसमें कवि का उद्देश्य दोष रहित काव्य रचना करने से है। कवि यहाँ पर कहता है कि कविता हो चाहे वनिता हो चाहे मित्र हो, मतलब कि चाहे कविता हो चाहे वनिता माने कि जो है स्त्री हो, और चाहे मित्र माने होता कोई मित्र हो, अगर इनमें कविता में, स्त्री में और मित्र में, मूल स्वभाव में अगर इनकी कोई जो एक प्रकार से क्या हो जाए, मतलब मूल स्वभाव में तो बड़े अच्छे लगते हैं कविता वगैरह ये सब, लेकिन जब राजत रंच न दोष युत, जब तक इनमें कोई दोष नहीं होता है तब तक ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें अगर सूक्ष्म में भी दोष हो गया, बहुत ज़्यादा रंच, राजत रंच न दोष युत, मतलब बहुत छोटा सा भी अगर इसमें मतलब दोष हो जाता है, चाहे स्त्री में कोई दोष हो गया, चाहे कोई कविता में कोई दोष रहेगा, चाहे कोई मित्र में कोई दोष हो जाता है। दोष माने समझते हैं ना, कि कोई दोष आ जाए, कोई मतलब अंदर में, तो कोई दोष आ जाए अंदर में किसी भी मित्र के अंदर, या किसी स्त्री के अंदर, मतलब कि स्त्री के अंदर, या फिर किसके अंतर्गत, कविता के अंतर्गत कोई दोष आ जाता है,
तो वो अशोभनीय हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्या हो जाता है, वो अशोभनीय हो जाता है, वो अच्छा नहीं रह जाता। कैसे? जिस प्रकार से बुंदक हाला परत जो गंगा घट अपवित्र, जिस प्रकार से गंगा का एक प्रकार से जो सागर गंगा का गंगा जल से भरा एक आप जो गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है, गंगा जल भर करके घट, गंगा घट माने गंगा का जल जो है घट में आप भर करके रखे हों, उसमें जो है बुंदक हाला, बुंदक माने बूंद, हाला माने होता है जो है दारू मदिरा जिसको कहते हैं, सोमरस, परत माने गिरती है, ज्यों माने होते, जिस प्रकार से जो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई पड़ता है। ठीक, तो बुंदक हाला परत जो गंगा घाट अपवित्र, मतलब गंगा जल से भरा हुआ कोई घड़ा है, वह घड़ा भी क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कविता बनिता मतलब कविता में, स्त्री में और मित्र में दोष लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से कैसे दोष लगता है उन पे, जैसे गंगा जल जो है पवित्र हो जाता है किसके पढ़ने से, एक बूंद हाला पढ़ने से। मतलब एक बूंद अगर शराब पड़ जाए गंगा जल में, एक घड़ा भरा हुआ है गंगा जल से, उसमें एक बूंद शराब ला करके डाल दो, जिस प्रकार से वो शराब के मिलने से गंगा जल अपवित्र हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से कविता हो, चाहे स्त्री हो, चाहे मित्र हो, इनमें जब थोड़ा सा भी दोष आ जाते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म दोष आ जाते हैं, बहुत कम दोष आ जाते हैं, चाहे बहुत ही महीन दोष क्यों ना हो, जब कोई कुछ ना कुछ दोष आ जाता है, चाहे मित्र हो, चाहे स्त्री हो, मतलब स्त्री हो, औरत हो, और चाहे वो कौन हो, कविता हो, तो जब इन सब तीनों में से किसी में भी थोड़ा सा दोष आ जाता है, तो या उसी प्रकार से अशोभनीय हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, जिस प्रकार से, या फिर अपवित्र हो जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बुंदक हाला परत जो गंगा घट शरीर, इस प्रकार से गंगा का घड़ा भरा हुआ है और उसमें एक बूंद जो है किसकी डाल दी जाए, जो है किसकी डाल दी जाए, मदिरा की डाल दी जाए, दारू शराब की डाल दी जाए, तो वो जिस प्रकार से गंगा जल पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से ये तीनों जो होते हैं तनिक ही दोष मात्र से क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? कविता बनिता मित्र, मतलब कविता माने होता है कविता, बनिता माने होता है स्त्री, मित्र माने होता है मित्र। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके समझ में आ गई। इसके जो है विशेष में आप क्या लिखेंगे, विशेष में आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि दोष सूक्ष्म रूप में ही हानिकारक होता है, इस बात की यहाँ पर पुष्टि की गई कबीरदास मतलब कि जो है केशवदास के द्वारा। और इसके साथ ही साथ आप लिखेंगे कि जो है छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, आप लिख सकते हैं इसके, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, ये भी जो है कहा गया है, इस दोहे के संदर्भ में बातें बताई गई हैं आगे। तो यहाँ पर ये विशेष में बातें आप डाल सकते हैं और चीज़ें बड़ी ही अच्छी हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो यहाँ पर अभी आप रात 9 बजे से कौन सी क्लास लेंगे भाई, अर्थशास्त्र की क्लास लीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो हमको, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी अर्थशास्त्र की क्लास आपकी होने वाली है रात के 9 बजे से, तो आप सभी लोग फटाफट से इस वीडियो को जाकर के लाइक कर दीजिए। मतलब ये जो वीडियो मतलब एक प्रकार से जो अपकमिंग में लगी हुई है, इसको जाकर के फटाफट से लाइक कर दीजिए पहले से सेशन को, ताकि मज़ा आए पढ़ाने में। ठीक, तो चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 8 का एक प्रकार से ये 19वां वीडियो जो है मतलब पूरे के पूरे सीरीज का 19वां वीडियो चैप्टर 8 है। और आज केशवदास का एक प्रकार से मात्र चार ही व्याख्या आपके सामने थी, मतलब कि 4 दोहों की व्याख्या थी। तो हमने आपको पूरा का पूरा विस्तार से बता दिया। अब अगले जो कवि आपके आएंगे वो कौन से कवि होंगे? अगले कवि हैं आपके बिहारी। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलल लज्जात भरे भवन में करत है नैनो नहीं सब बात, चाहे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, आली कली ही सौ बेधौ आगे कौन हवाल, कभी अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। ठीक, यद्यपि सुंदर सुधर पुनि सगुन्यो दीपक देह, तो प्रकाश करे तितो भार्य जित्य स्नेह। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये कर के कर के मीड़े कुसुम लो, गई बिरा को मिलाए सदा समीपन सखिन हूँ, नीठ पिछानी जाए। ये सब दोहे जो हैं कबीरदास मतलब उनके बिहारी लाल के हैं। और बिहारी लाल जो हैं बड़े ही मार्मिक हैं। मतलब दोहे इनके बात की जाए तो मतलब कि सागर में मतलब गागर में सागर भरने का काम किसका है? बिहारी लाल का ही है। प्रश्न पूछा था गागर में सागर भरने वाले जो है कवि कौन है? बिहारी। बिहारी की मतलब कौन से ऐसे कवि हैं जिसने एकमात्र रचना लिखी और अमर हो गए वो हिंदी साहित्य जगत में? तो बिहारी लाल ही हैं। ठीक, इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, 713 दोहा। किसी कोई कोई विद्वान बताते 715, किसी किसी 723 मिलता है, कहीं कहीं 721 मिलता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है दोहे बताए जाते हैं। हालांकि ये पूछे नहीं जाएंगे आपसे दोहे कितने हैं, 713 725 जो दोहे आप मारिएगा एग्जाम से पूछे तो। ठीक, इन दो में से रहे तो जल्दी।
तो कल की वीडियो होगी बिहारी लाल की। बिहारी सतसई से लगभग 10 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब उसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ के 10 दोहे बिहारी रत्नाकर पुस्तक है, जिसका संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो प्रारंभ के 10 दोहे जो है शुरुआत के, वही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इन 10 की व्याख्या आपको बताने का प्रयास एक ही वीडियो में मैं सोचूंगा कि निपटा दूं। ठीक है, जिस प्रकार से केशवदास के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आपका वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से लाइक वगैरह करते रहें आप सभी लोग। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट क्या, अभी आप रात 9 बजे से मिलिए सभी लोग। ठीक, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। ओके, धन्यवाद।